अभी प्रदीप राणा साइकिलिस्ट हैं और ये साउथ अफ्रीका के 19 देश घूम कर आए हैं। और ये मेरा दोस्त शिवशांत सुबह ये और इनके शशांक हैं और ये इन्होंने नई एंटॉर्क ली है वहाँ से देहरादून से, और ये अब वहाँ से ड्राइव करके आए हैं। तो अभी हम इनसे बात करते हैं 1-2 मिनट। तो आप अपनी यात्रा के बारे में बताएं और अपने गांव के बारे में, लोगों के बारे में कुछ। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रदीप राणा, मैं बागेश्वर से हूँ। गरुड़ मेरा गांव है। लास्ट ईयर मई 15 को मैं इंडिया से निकला था अपने अफ्रीका टूर के लिए, और मैंने स्टार्ट किया था केन्या से मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी। और केन्या से होते हुए मैं युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, मलावी, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, वहाँ से मोज़ाम्बिक तक मैं गया। मोज़ाम्बिक से मुझे स्वाज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका जाना था, पर वो वीज़ा नहीं हो पाया। उसके वजह से फिर मैं वापस ये 10 महीने बाद अभी वापस इंडिया आया हूँ। अभी मेरी 19 कंट्रीज़ पूरी हो चुकी हैं। ठीक है। मैं वाया UAE होते हुए इंडिया आया। अभी कुछ टाइम में 1-2 महीने इंडिया में रहूँगा। उसके बाद फिर अपने वर्ल्ड टूर को दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो 2019 में मैं जो मैंने अपना वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया था, मैंने पहले यहाँ से इंडिया टू सिंगापुर का मेरा प्लान था। तो मैंने उसमें 9 कंट्रीज़ की। उसके बाद 9 कंट्रीज़ यहाँ से मलेशिया तक गया था मैं। मलेशिया के बाद एक्चुअली लॉकडाउन लग गया। 4 महीने मुझे क्वारंटीन होना पड़ा मलेशिया में। उसके बाद मुझे घर आना पड़ा। 2 साल कंप्लीट लॉकडाउन थे। तभी मैं लास्ट ईयर सिंगापुर में जाके मैं अफ्रीका गया, क्योंकि सिंगापुर में उस समय बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। तो अभी जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो अभी जापान, चाइना सब कुछ खुल चुका है, तो तभी मैं यहाँ वापस इंडिया आया हूँ। अभी यहाँ से 2 महीने बाद मैं अभी यहाँ घर में बिता के फिर वापस से अपनी जो पुरानी जर्नी छुट्टी थी सिंगापुर फ्लाई करूँगा 2 महीने बाद। वहाँ से फिर मैं जापान, कोरिया, चाइना होते हुए, मिडिल ईस्ट होते हुए सीधा यूरोप तक निकलूँगा। तो ये मेरा प्लान है कुछ नेक्स्ट 6 साल का। यूरोप होते हुए फिर मैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी बचे हुए कंट्री सब करूँगा। और 6 सालों में अभी मैं 19 कंट्रीज़ हुए हैं। बचे हुए 6 सालों में मैं 180 कंट्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। अभी तो साइकिल से कर रहा हूँ, और जब तक बॉडी साथ देगी तो साइकिल से करूँगा। उसके बाद फिर और मोटर ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपने गांव के बारे में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताएंगे? गांव में एक्चुअली मेरी मोस्टली लाइफ जो है देहरादून गांव में बीती है। तो मैं मिक्स्ड हूँ, मतलब कि मैं दोनों तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। देहरादून से भी और यहाँ से भी, प्लेन से भी और पहाड़ से भी। तो पहाड़ को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी मातृभूमि है और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तभी मैंने आपको वो किताब दिखाएंगे अभी। मैंने तभी आपको ये देवेन मेवाड़ी जी की किताब दी है, छूटा पीछे पहाड़। बिल्कुल मैं इसको पढ़ूंगा। तो ये आपको ये यादें ताज़ा कराएंगी। तो अपने गांव के बारे में या कुछ लोगों के बारे में ज़रूर बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल श्योर। एक्चुअली गांव में फिर मेरा गांव है, वहाँ पे कुछ लोग हैं। और एक्चुअली देवनाई एक्चुअली पूरा एक बड़ा सा एक्चुअली मेरा जो गांव है देवनाई आता है, उसके अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। कोई फेस्टिवल हो, होली भी 6-7 दिन के लिए मनाते हैं। अच्छा। और शादी के सबको बुलाते हैं। कोई भी इवेंट हो, फेस्टिवल हो, सब लोग साथ मिलकर मनाते हैं। और गाँव की जो वाइब्स होती है बहुत अलग होते हैं। और गांव की जो लाइफ है स्लो गोइंग लाइफ है। हाँ, स्लो। और ये शहर की लाइफ होती है वो फटाफट लोग भागते हैं। सब यहाँ पे ऑक्यूपाइड रहते हैं। गांव में जो लाइफ है, काम किया, उसका फिर कुछ टाइम फुर्सत है, मतलब फुर्सत है कुछ टाइम के लिए। लोग पूछते हैं दूसरे से ऐसा है। तो गांव के लाइफ अच्छी है। अभी फुल डे आने वाला है। फुल डे एक बहुत फेमस। हाँ, फूल दे, हाँ, आता है। उसको मकर संक्रांति से बोलते हैं। हाँ, वो जो घरों के दियोड़ी में वो रखते हैं फूल। में लिखता हूँ उसके बारे में, मैंने पढ़ा है। वो बहुत अच्छा त्योहार है। फुल डे आने वाला है 14-15 को। तो शायद मैं तब तक घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है। बहुत अच्छा फेस्टिवल है। बचपन में जाया करते थे, लोग के घर में फूल फेंकते थे, तो हमको कुछ टॉफी वगैरह हाँ खाने को मिलता है। बिल्कुल सही। तो वो भी बहुत एक अच्छी हमारा पहाड़ा कल्चर है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पहाड़ी कल्चर को फॉलो करके। और उसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो यही सब बोलना चाहूँगा। और एक वो आप NGO के बारे में बता रहे थे, कुछ आपके जो गांव के बारे में। एक्चुअली जो मेरे पिताजी हैं वो एक NGO रन करते हैं, हितैषी इंडिया करके। उनका नाम? मेरे पिताजी का नाम किशन राणा है, मम्मी का नाम पुष्पा राणा है। तो वो लास्ट 22 सालों से एक NGO रन करते हैं, हितैषी इंडिया। उसमें एक स्कूल रन करते हैं गरीब बच्चों के लिए, हितैषी इंडिया। ठीक है। और स्कूल का नाम हितैषी विद्या निकेतन स्कूल है। ठीक है। मम्मी जी मेरी स्कूल में टीचर हैं। अच्छा। वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। और तो पापा मम्मी ये बहुत लंबे टाइम से गांव के बच्चों के लिए काम करते हैं। और गांव में कुछ भी जैसे कि हम हर साल लास्ट 6 सालों से हम एक प्रोग्राम कराते हैं, किसान महोत्सव। अच्छा। किसान महोत्सव में हम गांव के जो लोग हैं, जो आगे गांव के लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं। मतलब कि उनको कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और जो गरीब बच्चे उनको स्कूलिंग प्रोवाइड करना। ऐसे और कुछ बच्चों को हम NGO के साथ जोड़ते हैं, ताकि वो उनका पूरा खर्चा NGO उठाए। ऐसा करके ये कुछ रिसोर्सेज हमारे NGO के थ्रू होती हैं, काम होता है। तो ये सब हमारे पिताजी करते हैं। शुरू से ही उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। पापा मम्मी से, वही मेरे बहुत बड़े आइडल थे, और उनसे सीखने को मिला। तभी शायद मेरे से कहीं पहाड़ छोटा नहीं, क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने पढ़ लिख के गाँव में रहना सही समझा। उन्होंने पापा ने PhD की। PhD करने के बाद मम्मी ने 15 अगस्त से अपनी पढ़ाई पूरी की। अच्छा। करने के बाद
मम्मी लोग पापा मम्मी गाँव बसे। अच्छा, लोग को नहीं, सर्विस बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद गांव में रहना और ये रन करना। अपनी मास्टर्स नैनीताल से की मम्मी ने, यहाँ से की, फिर पीएचडी की। अच्छा, होने के बाद फिर भी वो गाँव बसे, उनने नीचे बचना नहीं समझा, तो अपनी सर्विस दे रहे हैं लोग गाँव के लोगों के लिए। तो वही मेरे बड़े आइडल हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ अपने गाँव के लिए और अपने देश के लिए, और एक जगह नाम ऊँचा करूँ जितना मेरा हो पाएगा। नहीं, कर ही रहे हैं आपने, तो हमसे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और मैं मतलब आपने ये कहाँ से आइडिया लिया साइकिल पे घूमने का? एक्चुअली क्या है कि जब मैं 9th 10th में था तो हर किसी का मन होता है घूमने का, फॉरेन घूमने का। तो मैं मूवीज़ देखता था, हॉलीवुड मूवीज़। अच्छा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोकेशन देखता था, अमेरिका, यूके हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया। तो मैंने कहा भी जाना है, पर हमारी फैमिली की इतनी कंडीशन नहीं थी, सीधा फ्लाइट लो और वीज़ा लो के आ जाओ। बिल्कुल ना, वैसा था नहीं। और मेरी फैमिली से ऐसा कोई फ्लाइट भी नहीं गया अभी तक। मैं ही पहला बंदा जो इतना गया हूँ, इतना ट्रैवल किया। फ्लाइट में पहली बार फ्लाइट में गया हूँ। इवन इंडिया में भी और लोग फ्लाइट में नहीं गए हैं। ठीक है। तो एक हार्ड टाइम था कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो मैंने फिर रिसोर्सेज जुड़े कि कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि साइकिल में हॉबी थी, साइकिल को साथ जोड़ा। ठीक है। और उसके अलावा फिर मैंने ट्रिप करना शुरू किया। लोगों ने फिर नेपाल किया, मैंने लोगों ने कहा कि तुम अब गिनीज बुक के लिए अटेम्प्ट करो। तो मैंने कहा गिनीज बुक अगर कर लूँगा तो बड़ा नाम है, तो मुझे स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। साइकिल मेरे से तभी साथ जुड़ी। बिल्कुल रिसोर्सेज लोग जो एफर्ट करते हैं उसमें लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो या साइकिलिंग करते हो तो आप एफर्ट कर रहे हो, तो लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैंने ये समझा ये मेरे साथ जुड़ गई साइकिल इसकी वजह से। हाँ, वो मैं पढ़ रहा था एक दिन आपकी प्रोफाइल पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम है वो क्या, मतलब मैंने 2017 में कोई भी जो सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी की थी, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने अटेम्प्ट किया था, ऑफिशियल अटेम्प्ट। ठीक है। तो उसका जो टाइटल था वो था कि लॉन्गेस्ट जर्नी इन ए सिंगल कंट्री बाय साइकिल। तो वो मैंने गिनीज बुक के लिए ऑफिशियल अटेम्प्ट था। तो मैंने 6 महीने ट्रैवल किया इंडिया। अच्छा, 18,000 किलोमीटर साइकिलिंग की। 18,000। उसमें जो रिकॉर्ड था 15,000 का था, मैंने 18,000 किया। तो वो मैंने ब्रेक किया। उसके बाद क्या होता है कि आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं लंदन। ठीक है, लंदन ऑफिस में भेजना पड़ता है। तो मैंने सब कुछ कुरियर किया, सब कुछ किया। अब गिनीज बुक का क्या एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर आपको फटाफट रिप्लाई चाहिए तो आपको एक हफ्ते अगर आपको एक हफ्ते में रिप्लाई चाहिए तो आपको उनको 1.5-2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो आपको नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे, आपको फिर रिप्लाई 3 महीने में करेंगे। 3 महीने में करेंगे। तो मैंने कहा कि इतना पैसे थे नहीं उस समय कि मैं रिप्लाई दे पाऊँ, मैंने नहीं दिए। और 3 महीने बाद उनका रिप्लाई आया कि क्या कहते हैं कि आपको इसमें कुछ दिक्कत है। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं सही करता हूँ। फिर 6 महीने से बीत गया था, तब तक किसी और बंदे ने ब्रेक कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के बंदे ने। ऐसा करके वो हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा जो भी लोग बंदे इसके बाद अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जरा कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए ये गिनीज बुक का उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी कि आपने 6 महीने लगा दिए, इसके बाद फिर नहीं हुआ तो आपको बुरा लगता ही है। तो एक्चुअली मेरे हाथ भी ऐसी हुआ था, पर कि उसमें भी बहुत सीखने को मिला और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ये हर चीज़ लाइफ में जो भी होता है, अगर हम फेल भी होते हैं तो उसका कोई वो होता है, मतलब होता है। तो पर मेरे को ये आपकी बात अच्छी लगी कि आपको चाहे आपका ब्रेक किसी ने रिकॉर्ड किया पर आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। ये एक बहुत जिंदा दिली वाली बात मेरे को आप में लगी, क्योंकि क्या कहते हैं कोई ना कोई और प्लान कर रहा होगा। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं कर बेशक रहा होगा, पर होता क्या है कि हमारे में एक ना थोड़ी सी रहती कि अगर हमने किया है तो हमारे को कोई ब्रेक ना करे। मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये बताता हूँ आम तौर पे ये भावना। पर ये मुझे आपके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि आपने जो नए साइकिलिस्टों के बारे में बात की, उनको ये बताने की कोशिश की कि आप इस तरीके से आप कर सकते हो। तो और इस तरीके का कोई खट्टा और मीठा एक्सपीरियंस इतनी जर्नी में? खट्टा मीठा क्या, मीठा है कि हर जगह हर दिन नए लोग नया रहने को, हर नया कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिला। हर दिन नए लोग, कुछ नया बातें, नया कुछ खाना खिलाते हैं। तो वही मेरे बहुत ही अलग है लाइफ में, जब मैं हर दिन नए लोगों से मिलता हूँ, नई बातें होती है, नया घर, नए जगह लोकेशन में रहता हूँ। और खट्टा ऐसा कुछ रहा नहीं। खट्टा लाइफ में ये जर्नी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मैं ऐसा ये नहीं बोलूँगा कि एक बार आपका सिंगापुर में किसी ने कैमरा चुरा लिया था, क्या हुआ था? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब मैं मलेशिया में था तो मेरा वहाँ पे मेरा ड्रोन गुम हो गया था, फिर मेरा कैमरा भी गुम हुआ था, फिर मेरे वहाँ पे $200 किसी ने चुरा लिए थे। हाँ, मैं वो आपको इंस्टाग्राम पे बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ। वो इंसिडेंट जब आपने लिखा ना मेरे पास है वो बंदा, मैं तभी मैं आपको पूछा ना अभी। तो मलेशिया में ऐसा हुआ था। मलेशिया में जब मैं था तो वहाँ पे मेरे हॉस्टल से मेरे $200 चुरा लिए थे। अच्छा, हुआ था। तो इधर ये जो लोग, उसमें मैं देख रहा था आपके इंस्टाग्राम पे कि आपने इधर आपको कोई होटल में पहाड़ के वो मिले थे, मैनेजर मिले थे, तो आपने बड़ा वो गाने वाने भी गा रहे थे, मैं देख रहा था। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं मोस्टली उत्तराखंड का हूँ, तो मोस्टली जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो उत्तराखंड के लोग जुड़े हैं। हाँ। तो मोस्टली जो उत्तराखंड के लोग हैं या तो 50% आर्मी में है,
रिमेनिंग 40-30% वो लोग वो शेफ़ लाइन में है, शेफ़ लाइन में है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्री जहाँ भी जाऊँगा, हर कंट्री में मुझे उत्तराखंड के शेफ़ मिले ही मिले। हाँ मिले, मैं वो देख रहा था। हाँ, तो अभी क्या है कि मुझे मोस्टली लोग उत्तराखंड से आते हैं, ठीक है, तो वो लोग मुझे हमेशा इन्वाइट करते हैं, ठीक है, तभी मुझे मोस्टली मैं शेफ़ लोगों को विजिट करता हूँ। तो बहुत सारे शेफ़ से मैं हर कंट्री में शेफ़ लोगों से मिला, शेफ़ लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, रहना खाना पीना, मोस्टली कंट्री में शेफ़ सोसाइटी शेफ़ कम्युनिटी ने मेरी बहुत हेल्प की। और उन्हीं के लिए मैं अभी एक पोर्टल बनाने वाला हूँ, अच्छा, शेफ़ होम करके, ताकि उनका वो जो रिक्रूटर और रिक्रूटी का वो बीच का वो जो फासला है वो पूरा हो जाए, वो फटाफट हो जाए। और ये मैंने जब मैं ट्रैवल करता था मुझे बहुत लोगों ने बताया कि वहाँ पे एजेंट के थ्रू फंस जाते हैं या रुपये लेते हैं, पैसा भी लग जाता है, फ्रॉड होते हैं बहुत सारे। और उसके अलावा फिर एक कम्युनिटी के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना किया जाए। तो ये पोर्टल बना के 3 काम अच्छे होंगे कि एक तो किसी को अगर कोई बंदा चाहिए होटल लाइन से या शेफ़ चाहिए तो वो डायरेक्ट इसको यहाँ घूमने से अच्छा वो सीधा वहाँ अप्लाई करेगा, पोर्टल में जाएगा और देखेगा कि उनको अगर कोई भी शेफ़ चाहिए कोई लिस्ट खुल जाएगी। उसके अलावा फिर फ्रॉड के चांसेस कम होंगे क्योंकि रिक्रूटर डायरेक्टली रिक्रूटर से बात करेगा। और लोग जेल में फंस जाते हैं, लाखों रुपया खो देते हैं एजेंट्स के द्वारा। किसी भी शेफ़ को दिक्कत होगी अराउंड द वर्ल्ड, तो एक कम्युनिटी होगी तो किसी भी एक बंदा पोस्ट कर सकता है कि मुझे यहाँ फंस गया, मुझे दिक्कत चाहिए। तो अगर हर शेफ़ भी अगर 1-1 रुपया सपोर्ट करता है उस बंदे को तो वो बाहर निकल जाएगा। तो एक कम्युनिटी होगी ताकि कोई भी शेफ़ को कोई दिक्कत हो तो सब शेफ़ मिल के सपोर्ट कर सके। बहुत बढ़िया। तो ऐसा करके एक पोर्टल मैंने इस पर काम कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी ये भी लॉन्च होगा। और इससे जो हमारे मोस्टली शेफ़ लोग हैं, इंडिया के शेफ़ लोग हैं, उनको ईजी रहेगा उनके लिए जॉब अप्लाई करना और जॉब सीख करना, और ये फ्रॉड वगैरह कम होंगे। तो ये मैंने ट्रैवलिंग के दौरान ही समझा इस चीज़ों को। नहीं, पर बहुत बड़ी बात, मतलब हम इतना, मैं बड़ा आपका मतलब शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना सोचते हैं कि क्योंकि आम आदमी इतना सेल्फ सेंटर्ड है, हम लोग सोचते हैं कि दुनिया कितनी मतलबी हो गई है, लोग कितने वो हो गए हैं। एक इनका भी शुक्रिया, ये भाई साहब हमारा ये अपना काम छोड़ के हमारी बात सुन रहे हैं। और नहीं, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वही ना, तो हर बंदा अपना काम अच्छे से कर रहा है ना। हाँ, हर किसी के लिए थैंक्स होना चाहिए, चाहे ये हैं चाहे कोई भी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग सोचते कि नहीं, कोई जो बड़ा उसमें है तो किसी की इज्जत होनी चाहिए। नहीं, हमें इसकी रिस्पेक्ट है। वो देखो, मतलब उनके लिए मतलब आई रियली थैंक्स कि उन्होंने अपना काम छोड़ के हमारी बात सुन रहे हैं। ये 19 देश घूम चुके हैं साइकिल से, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। तो और कुछ अब आप कहना चाहें? बस मैं ये बोलूँगा लास्ट में कि सभी यूथ और यंगस्टर से कि आपको जो पसंद है वो कीजिए। मैंने अपना पढ़ाई ड्रॉप किया था, मैंने अपनी कॉलेज पढ़ाई ड्रॉप की है, कॉलेज छोड़ा है, अपने घर को, फैमिली को सबसे दूर जाके मैंने ये सब कुछ किया है। तो कभी आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, कभी आपको अकेले निकलना पड़ता है और अपने आप भरोसा करना पड़ता है और अपने ड्रीम्स को चेस करना पड़ता है। तो मेरे ओपिनियन में लाइफ के 2 मेरे अलग फेज़ होते हैं। तो 1 to 30, 1 से 30 साल तक आपका पहला फेज़ होता है जब आपको अपने लिमिट्स को पुश करना चाहिए, अपने लाइफ में अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो क्योंकि 1 to 30 है कि आपके पेरेंट्स भी जरा यंग सही एज में रहते हैं, तो अपने आप काम कर सकते हैं, वो रह सकते हैं। और आप भी इतने यंग होते हो, इतना पावर होती है कि आप पुश कर सकते हो, आप कुछ भी रिस्क ले सकते हो। और 30 के बाद आप 30 to 60 आपका सेकंड फेज़ आता है जब आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती हैं, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली या कोई भी लाइफ को आपको वहाँ फोकस करना पड़ता है, अपने पेरेंट्स को टाइम देना पड़ता है। तो अभी मैं अपने पहले फेज़ में हूँ। तो मैं 30 साल तक का मेरा टारगेट है, 24 का हूँ। 30 साल तक, 6 साल तक और ट्रैवल करूँगा। 30 के बाद अपना ये टाइम अपने फैमिली को दूंगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूंगा। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा आपसे, मतलब आपका IQ और ये सब मैं चीज़ें बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना समय हमें दिया, क्योंकि समय की ही कीमत है। बिल्कुल, मतलब आप, हाँ, ये इंस्टाग्राम का शुक्रिया करता हूँ, आपने अपडेट किया और वहाँ से हमारे भरत एक दोस्त है, उसने इसको फ़ोन किया और मुझे कॉल किया। और हम लोगों को आपकी इंस्टाग्राम वीडियो दिखा के दे रहे हैं, इनके घर पे ये ठहरे हुए हैं। तो मतलब ये एक चाहत होती है, मतलब एक प्रेम है, मतलब कि इसको जैसे हम कह सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये इतना समय दिया। और हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, ये तो आपको। चलिए ठीक है, ओके, शुक्रिया।